हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी टीचर, हिंदी टीचर। तो आज पढ़ते हैं कर्मवीर के बाद कक्षा 10 की हिंदी में सूखी डाली। ठीक है, जो आपके इस पाठ प्रस्तुत है, इसमें इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है ना। इनका जीवन परिचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इनके जीवन परिचय में आते हैं उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 में यानी 1910 में ईस्वी को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अस्क जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन कर हिंदी साहित्य का समृद्ध किया। मध्यम वर्गीय संघर्ष, भारतीय समाज की जंजीर, परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं अस्क जी के साहित्य के विषय रहे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया जा चुका है। गिरती दीवारें इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके चर्चित एकांकियों में पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक पहेली, आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना, भंवर आदि प्रमुख है। अस्क जी का व्यक्तित्व हिंदी के नवोदित लेखकों के लिए सदा प्रेरक रहा है। तो ये एकांकी है जिसे उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा है। ये बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे हुए हैं। मध्यम वर्गीय संघर्ष से रहे हैं। भारतीय समाज की जंजीरों को, संवेदनाओं को कैसे समझा और उससे क्या किया है, एकांकीकृत किया है। तो देखिए, सूखी डाली केंद्रीय भाव इसका क्या है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अर्धद्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। इस एकांकी में वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है। जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पुरानी उपन्यास के एक एकांकी पात्र है। इसमें कई पात्र परिचय हैं। तो इसमें दादाजी हैं, दादा, बेला छोटी बहू और करमचंद्र इसमें छोटी भाभी, और बेला की सास है जो इंदु की माँ है। ठीक है ना। फिर इसमें क्या लिखा है, पारस जो मछली भाभी, भांसी बड़ी भाभी, और मल्लू मछली बाबू, बड़ी बहू इंदु, रावाजा पारी, कई इसके पात्र हैं। ठीक है ना। इसमें पहला दृश्य देखेंगे। पहला दृश्य इसका पहला पार्ट, इसको आज हम पहला पार्ट ही पूरा करेंगे आज के दिन में इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो सके। ठीक है। तो आज भाग 1 में हम देखेंगे पहला दृश्य। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है ना। इन्हीं की अगर कहा जाए, अराजकता का मतलब ये हो गया है कि इन्हीं बंदिश है ना। स्वतंत्रता को अराजकता यानी बंदिश बना गया है ना। स्वतंत्रता को बंदिश की गई है, लेकिन और तानाशाही को शायद सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना गया। यानी अगर क्राइटेरिया के अंदर रहना है तो उसे क्या कहा जाता है कि ये तानाशाही है, दादाजी तानाशाही करते हैं, है ना। परिवार में हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस तरह से है। दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। ठीक है ना। यानी कि एक तरह से आवरण, आच्छादित, अनगढ़ित घोंसलों को अपने पात्रों में छिपाए वर्षों में तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही हैं। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की भांति महान दिखाई देते हैं और
आयु के 72 वर्ष वसंत सर्दियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए हैं। इन्हीं के 72 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग है और उनकी दाढ़ियां हैं जो सफ़ेद हो गई हैं। ठीक है ना। ये दादाजी का चरितार्थ किया जा रहा है, उनके रूपरेखा को स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। दादा का लड़का 1914 में महायुद्ध में सरकार की ओर लड़ते लड़ते काम आया। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा ज़मीन दी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है। किंतु दादा सरकार की इस कृपा ही पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस और परिश्रम और निष्ठा और दूरदर्शिता और रसूख से उन्होंने 1 से 10 मुरब्बे बनाए और उनके 2 बेटे और पोते ज़मीन और फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं। ठीक है ना, 10 मुरब्बे बनाए। ठीक है ना। तो वो क्या किए हैं, इनकी उसके उस एक मुरब्बे की कई उसको इतना विकसित कर दिया है कि 2 बेटों और पोते को ज़मीन, फार्म, डेयरी फार्म और चीनी कारखाना, कई काम उसमें से बना दिए हैं और सबको डिवाइड कर दिया है कि आप किसको देखना, आप किसको देखना है। ठीक है ना। जैसे मुखिया जो करता है, जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में नियुक्त हुआ है और कुछ ही दिन में हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। ठीक है ना। एक छोटा जो पोता है उनका, वो तहसीलदार हो गया है ना, और उसी कस्बे में भी नियुक्त है। उनके छोटे पोते पारेस का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू को सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले से सरकार हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। ठीक है ना। उस कस्बे में उनकी जो प्रतिष्ठा है और थोड़ी बढ़ गई। गांव में उनका और भी आदर होने लगा, किंतु साथ ही दूसरी बात से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया है ना। संकट कैसे उपस्थित हो गया, देखिए आगे। उनकी 3 बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती थी, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब के उनकी पोती इंदु ही, जिनसे प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती हैं। घर में उसकी चलती भी खूब है और दादा अपने इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पतोहू ने आने से जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहरें से उठने लगी जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा होती हैं। ठीक है ना। क्योंकि सभी सीधी सादी थी, कम पढ़ी लिखी, लेकिन ये जो छोटी तहसीलदार की जो बहू आई है अभी, है ना, तो वो क्या है, तहसीलदार की जो पत्नी आई है वो थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेजुएट है। ठीक है ना। इसे थोड़ी सी सबकी उथल पुथल मच रही है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रांदेवा सम्मिलित स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती हैं, तो कभी चरखे काटती हैं, तो कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं और कुछ ना हो तो स्नानघर में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानघर बाहर के अहाते में है। दाई दीवार के कोने में से दरवाज़ा है। उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि के निबट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्रायः रोज़ वहां कपड़े धोया करती हैं और निरंतर धप धप की ध्वनि उस बरामदे से गूंजा करती है। ठीक है ना। एक किचन है, किचन के बगल से बरामदा है और वहाँ पे स्नानघर है, यानी कि काफ़ी वहाँ ये सब कपड़े धोती रहती हैं, है ना। ऐसा हुआ करता है, गांव में भी काफ़ी स्थान रहता है, घर में डिस्टेंस रहता है, वही इस परिवार के घर का चित्रण किया गया है। आया समझ में आप लोगों को? समझिएगा, 2-3 बार आ जाएगा समझ में। ठीक है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों और आमने सामने पहले मझली बहू और बड़ी बहू में कमरे हैं। ठीक है ना। आमने सामने ही हैं, गैलरी है और आमने सामने कमरे हैं। ठीक है ना।
जिनकी खिड़कियां बरामदे भी खुलती हैं। फिर मझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी का कमरा, जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है। छोटी बहू है जो क्या है, बेला की सास है। दाईं ओर है छोटी बहू का कमरा, ऊपर की छत पर है। छोटी बहू का कमरा क्या है, ऊपर की छत है। और बाईं दीवार पर सीढ़ियाँ बनी हैं जो ऊपर को जाती हैं, ठीक है ना। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं और 1-2 चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तंभता है। केवल गैलरी में स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और फिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भ्रुकुटी चढ़ी हुई है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है, ठीक है ना। इंदु की क्या है, भ्रुकुटी चढ़ी हुई, छोटी थी, थोड़ी सी का उतावलापन अधिक था, है ना। और जो बड़ा होता है वो शांत स्वभाव का होता है, इसलिए उसका स्वभाव कैसा था, शांत था। बड़ी बहू इंदु के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने, है ना। बड़ी बहू कहती है इंदु के कंधे पर हाथ रख के, कहो क्या हुआ। इंदु चुप रही। बड़ी बहू, कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो। इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती। बड़ी बहू बोली, कुछ कहो भी। इंदु बोलती है, मेरे मायके में यह होता है कि मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटका कर, और अपने मायके में सामने तो वह किसी के कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए सब मूर्ख, गवार और असभ्य हैं, है ना। इंदु ऐसा बोलती है कि जो तहसीलदार वाली जो बहू आई थी वो बोलती मेरे मायके में ऐसा होता, हाथ मटका के बताती है ऐसा होता वैसा होता, और हम सब तो मूर्ख, हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ऐसा इंदु बड़ी बहू से बताती है, ठीक है। बड़ी बहू बोलती आश्चर्य से, क्या इंदु। बैठक के बाहर राजवा खड़ी रो रही है। मैंने पूछा तो चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। रजवा यानी कि शायद वो कपड़े उपड़े धोने वाली है, तो वो इंदु कहती है उसे काम से निकाल दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया है, भला क्या दोष था उसका, ऐसा बड़ी बहू ने कहा आश्चर्यचकित होकर। इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। अच्छा, इंदु कहती है कि दोष उसका ये था कि उसको काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित होकर, क्योंकि बहुत दिनों से काम कर रही थी वो, है ना, और कैसे कर दिया कि काम करना नहीं आता। इंदु उस बेचारी ने कहा कि मैं 10-5 दिन सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कई दिन हुए मुझे आपका काम करते, ऐसा उसने कहा होगा छोटी बहू का काम करते, ठीक है। किंतु बहू रानी ने मानी ना मानी, लेकिन जो बहू रानी आई है बड़े घर से वो नहीं मानी। झाड़न उन्होंने उनके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूँगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं है कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी, ऐसा उससे करके हटा दिया था। बड़ी बहू, सलीका नहीं, ऐसा क्वेश्चन करती बड़ी बहू। इंदु बता रही है, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही नौकरानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है, जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए, है ना, उससे प्यार से काम कराया जाता है। उसमें इंदु कहने मतलब ये है। बड़ी बहू, हाँ और क्या। इंदु झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तो तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक बकर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर को यही आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिस काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं होता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। ना जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार नौकरानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती।
वह कहती है कि इस तरह की नौकरानी जो मेरे मायके में होती तो कभी नहीं टिकती। इंदु बहू बता रही है कि जो बहू आई है नई वाली ऐसे ही बोल रही थी, ठीक है। फिर देखिए बड़ी बहू क्या बोलती है, यही कही उसने ये सब बातें, बड़ू बोलती है उसने सब यही बातें कही। तो इंदु ने कहा, और कैसे कही जाती हैं, जब ये आई है यही तो सुन रहे हैं, नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में खाना पीना अच्छा है, तो उसके मायके में कपड़े पहनने का ढंग आता है, तो मायके वालों को हम ना जाने कैसी जी रहे हैं। नाक चढ़ाकर बोली, ठीक है ना। यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गंवार है, हमारे पड़ोसी गंवार है, हम स्वयं गंवार है, ऐसा चिढ़कर नाक सकोड़ कर बोलती है, ठीक है। बड़ी बहू चंकित और विसंबित होकर उसकी बातें सुनती रही। किसकी? इंदु की। मैंने भी कह दिया, इंदु कहती है, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी, तुम्हारे मायके की एक नमूना तुम ही जो हो। क्या बात है तुम्हारे मायके की, तो नमूना तुम ही हो कि कितनी अच्छी हो। एक नौकरानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। इंदु कहती है कि एक नौकरानी और लाते तो हम भी उससे कुछ सीख लेते हैं, और तुम तो बहुत बड़ा नमूना, तुम्हारे मायके में सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा होता है बड़े बड़े घरों में। फिर दाईं दीवार पर कमरे की छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है, उनके पीछे पीछे और रजवा, ठीक है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई, यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। तो इंदु कहती है, मीठी वे कब कहती है, आज कड़वी कहेगी। कब मीठी बोलती है कि जो कहते हैं आज कड़वी कहेगी, हमेशा मीठी बोलती है, ऐसा व्यंग्यात्मक शब्द में बोलती है। छोटी भाभी बोलती है, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या। रजवा भरे हुए गले में, अम्मा जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया है, इतने बरस हो गए हैं आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार का अनादर नहीं किया था मुझे, तो माँ जी आपके पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम ना करने जाऊंगी, है ना। जो घर में साफ सफाई करती है तो वो कहती है कि माँ मुझे आप अपने पास ही रखिए, मैं आज उनका काम नहीं करूंगी, ठीक है। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है, छोटी रजवा तू भी उसके साथ बच्ची हो गई है ना, अभी तो बच्ची है, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई, ऐसा कहती हैं इंदु मुँह बिचकाकर। जी हाँ बच्ची है। रोटी को चोंचो कहती है, उसे तो बात भी कहनी नहीं आती, क्रोध से अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं और गज भर की जवान है, इस तरह से बोलती है। बड़ी बहू बोलती है, बात यह है कि छोटी माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे हमारे पड़ोस से और हर बात से घृणा है, ठीक है ना। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा हमारे घर में तो कुछ मिल कर रहना, बड़ों का आदर करना और अपने घर की रूखी सूखी और को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर मजली से। इस तरह से मजली बहू हंसती हुई प्रवेश करती। इस तरह से सारी बातें कहती हैं कि हमारे घर में इस तरह होता है ना, बड़ों का आदर होता है, सही मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद फिर क्या होता है। मजली बहू खी करके हा करके हंसती हुई आती है, प्रवेश करती है। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोट पोट हुई जा रही हो, इंदु बोलती है, ठीक है ना। इंदु क्या थी, पोती थी ना, इसलिए वो सबकी बातें कर लेती है और सबसे बता भी देती है। मजली बहू हाथ मारती हुई और हा करती हुई प्रवेश करती है, ठीक है। गैलरी से मजली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं दोनों। क्या बात है जो आज इतनी हा ही हो रही है। इंदु, यहाँ भाभी हैं कि बस हंसे जा रही हैं, कुछ बताती ही नहीं है। मजली बहू, मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती। बड़ी बहू आखिर कुछ कहीं भी। मजली बहू ने, आज
भाई परेश की यह बात गत बनी। बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया और फिर से वह हंसने लगती है, हा 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 खी खी करके। ठीक है। बड़ी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई है। बेचारा अपना सा मुँह लेकर दादाजी के पास गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी बहू इंदु क्या बात हुई। ठीक है ना, सभी दोनों पूछती हैं क्या बात हुई। मझली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मैंने सुनी नहीं, बहुत सी समझी भी नहीं, और अंग्रेजी में घिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्श सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया है। परेश ने कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों में सड़े गले फर्नीचर में अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो जंगल में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुसरण करें। हंसती है और सामान पड़ा है वहीं उठाकर बाहर फेंक दिया है। फिर क्या हुआ। इंदु बोलती है, फिर क्या हुआ। मझली भाभी ने कहा, छोटी भाभी यह तो। मझली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर को सड़े गले की शिकायत नहीं की। यदि मैं जाकर इन्हें रखने जाऊं तो आपत्ति करूंगा तो दादा क्या कहेंगे। तहसीलदार होते हुए भी लड़के का सिर फिर गया और हाथ मटकाकर, ना भाई, ऐसा बोला, ना भाई। मझली, बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी कहती है, परेश मेरा बेटा भला। तो तब बहू ने कहा, तो ना कहो। फिर वहीं पढ़ती है, आखिर कुछ कहो। फिर इसके बाद से, ओहो तुम्हारी हंसी। परेश ने इस फर्नीचर को सड़े गले की शिकायत की। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे होता है, तब बहू ने कहा, यहाँ से मझली भाभी से, तब बहू ने कहा, तो कहो, इस सड़े गले सामान को कमरे के पास तक ना भटकने दूंगी। इसे बेडौल और फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछा कर लेटना अच्छा है। मेरे मायके में तो इंदु क्रोध से बस उसे तो अपने मायके में ही पड़ी रहती है 24 घड़ी। मझली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया और हंसती है। और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारे भींगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए और ही करके हंसती हुई वह दूसरे के साथ हंसती रही और चली गई। ठीक है ना। तो मझली बहू, मैं चुपके से चली आई और मुंह बिचका कर, जवान है छोटी बहू की, यह कतराती नहीं है, यह सब अंग्रेजी बोलने लगती है तो फिर कुछ समझ ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना समूह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। ठीक है। फिर इंदु कहती है, बस जवान ही जवान है, बात तो जब काम भी हो। एक काम तो कहो कि 100 नाक भौहें चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था तो वे पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। ठीक है ना। छोटी भाभी क्या बोलती, गुसल खाने में गल रहे हैं, तू उठा के नहीं लाई इन्हें जा भाग कर उठा ला, मैं फटक कर आंगन में डाल देती हूँ, मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे। परेश भी जैसे वह वहाँ बड़ी सुनाई ही हो। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब उसकी भी सुनवाई उसके पास नहीं है। फिर मझली बहू बोलती है, वह मलमल के धान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कहकर वह हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए हैं।
बीते हो जाते हैं। हंसती हुई इंदु और बड़ी बहू भी हंसती है, ठीक है ना। इस तरह से मझली बहू उलाहना देती है। छोटी भाभी पर दादाजी के कपड़े, बड़ी भाभी तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी, है ना। बड़ी भाभी कहती क्या इतना पढ़ लिख के वो कपड़े धोएगी, है ना, मैं ही धो लेती हूँ, ऐसा वो कहती है। इंदु क्यों, उसके नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे, कपड़े धो लोगी तो। बाहर से दादा और हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। छोटी भाभी तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर आते हैं, डाल दें, और शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू से समझा दूंगी, है ना। मैं उसे बहू को समझा दूंगी। इस तरह से पर्दा गिर जाता है और पहला जो दृश्य है वो ख़त्म हो जाता है, पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 2 हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। ओके, धन्यवाद।